क्या कोरोना वायरस एक एक्सीडेंट था या फिर सोची समझी साजिश? क्या होगा अगर चाइना कल को अमेरिका को भी पीछे छोड़ के सुपर पावर बन गया? क्यों चाइना जो है वो कनाडा के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है? सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान जैसे गरीब देश के लिए चाइना हर बार मदद करने आगे क्यों आ जाता है? क्या चाइना कोई बड़ी गेम खेल रहा है? साल था 1983। चाइना का पॉवर्टी रेट 60% से भी ज्यादा था। लोगों को कोई स्किल नहीं आती थी और 60% से ऊपर लोग सिर्फ फार्मिंग करके अपने घर का गुजारा करते थे। जब पूरी दुनिया बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने में लगी थी तब चाइना फार्मिंग करके अपने देश का गुजारा कर रहा था, अपने घर का गुजारा कर रहा था। और भुखमरी इतनी थी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्टारवेशन की वजह से मारे गए। लेकिन आज चाइना वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में गिना जाता है। चाइना की पर कैपिटा इनकम है। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर आज आसमान छू रहा है। इकोनॉमिक डोमिनेंस इतना है कि बाकी देश चाइना से मदद मांगने आते हैं और मिलिट्री पावर इतनी है कि कोई चाइना से डायरेक्ट टक्कर नहीं लेना चाहता। तो क्या किया चाइना ने? क्या हुआ इन 1983 से लेकर 2026 तक कि चाइना एक भुखमरी से मरता हुआ देश आज वर्ल्ड डोमिनेंस कर रहा है। साल था 1983। चाइना को एक अल्टीमेट लीडर मिलता है जिसका नाम था माओ जेडोंग। माओ जेडोंग को चाइना का लीडर इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसने कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत अच्छे से लीड किया था। माओ जेडोंग ने अपनी मिलिट्री पावर और अपनी पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना ली थी। तो आखिर माओ जेडोंग ने ये सब किया कैसे और माओ जेडोंग कैसे अपनी पार्टी का एक पावरफुल लीडर बन गया? तो साल था 1949। चाइना में सिविल वॉर चल रही थी। एक तरफ थी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और दूसरी तरफ थी कम्युनिस्ट पार्टी। ये सिविल वार बहुत देर तक चलने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ये लड़ाई जीत जाती है। लड़ाई जीतने के बाद 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की अनाउंसमेंट कर दी और चाइना को एक नया लीडर मिला, माओ जेडोंग। क्या सिर्फ ये सिविल वॉर जीतने से माओ जेडोंग चाइना का लीडर बन गया? तो नहीं। जब जापान ने चाइना पे अटैक किया और साथ साथ में सिविल वॉर्स चल रही थी तब माओ जेडोंग ने चाइना की जो गरीब फार्मर्स थे उनका दिल जीता, उनको सपोर्ट दिया और गरीब फार्मर्स को प्रॉमिस किया गया कि अमीर लैंडलॉर्ड्स की जमीन फार्मर्स में बांट दी जाएगी। और लोग ये तो मानने वाले नहीं थे लेकिन लोगों ने फिर भी माना क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी बहुत ही ज्यादा करप्शन कर रही थी। उनकी करप्शन सामने आ रही थी, करप्शन पकड़ी जा रही और नेशनलिस्ट पार्टी करप्शन की वजह से ऑलरेडी अपना ट्रस्ट खो चुकी थी। ये एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी को इतना ज्यादा सपोर्ट मिला और चाइना को एक नया लीडर मिल गया। पावर में आते ही माओ जेडोंग ने चाइना को एक कम्युनिस्ट सिस्टम में बदलना शुरू कर दिया। एंड रिफॉर्म्स किए गए, प्राइवेट बिजनेस पर गवर्नमेंट का और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दबदबा होने लगा, गवर्नमेंट का प्राइवेट कंपनीज पर और ज्यादा कंट्रोल होने लगा। ये सब होने के बाद साल आता है 1958। माओ जेडोंग ने एक प्लान लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसका मेन गोल ये था कि चाइना को कम से कम पावर में इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना है। लेकिन माओ का ये प्लान इतनी जोर से फेल होता है कि लोगों के पास कुछ खाने तक को नहीं बचता है। फेमिनिन इतनी आ जाती है कि 1 साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और हिस्ट्री में इसको सबसे बड़े फेमाइन्स में से एक माना गया जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। लोग पहले माओ को जितना ज्यादा पसंद करते थे उतने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। माओ की पावर को एक बहुत बड़ा डैमेज आया। ये पावर को डैमेज बचाने के लिए माओ एक नया प्लान लाते हैं जिसका नाम रखा गया कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें माओ जेडोंग का ये कहना था कि ये जो स्कूल्स और एजुकेशन है ये हमारे कल्चर को खराब कर रही है, ये हमारे कल्चर को डैमेज कर रही है, जिसमें स्टूडेंट्स को भड़काया गया। स्टूडेंट्स और सिटीजन्स ने मिलकर टीचर्स और बड़े बड़े ऑफिशियल्स को टारगेट किया। इसकी वजह से चाइना को इकोनॉमी और एजुकेशन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और पूरे देश में वायलेंस फैल गया। कई सालों तक ये चलता रहा। फिर साल आता है 1978। डेंग सिपियोंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जिसके बाद फॉरेन कंट्रीज को चाइना में आके फैक्ट्रीज लगाने की परमिशन मिल गई और चाइना धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगा। एक टाइम पे चाइना की मिलिट्री पावर इतनी बढ़ गई कि दुनिया की टॉप कंट्रीज में चाइना की मिलिट्री पावर आने लगी और चाइना इतना पावरफुल बनता गया कि ताइवान को भी उसने अपने हवाले कर लिया। मिलिट्री के साथ साथ चाइना ने टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा खर्च किया। अब कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं और साल आता है 2017। कम्युनिस्ट पार्टी में एक नया नाम बहुत तेजी से आगे आने लगा और नाम था शी जिनपिंग। 2012 में शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनता है जबकि चाइना में जनरल सेक्रेटरी को सबसे पावरफुल माना जाता है। फिर आया साल 2013। चाइना को एक नया लीडर मिलता है जिसका नाम था शी जिनपिंग। पावर में आते ही शी जिनपिंग ने करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया जिसमें हजारों ऑफिशियल्स पर एक्शन हुआ। मिलिट्री को और बढ़ाया गया, मिलिट्री को और मॉडर्न बनाया गया, टेक्नोलॉजी में और ज्यादा इन्वेस्ट किया गया। मिलिट्री को इतना सपोर्ट दिया कि आज चाइना हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है, अपनी टेक्नोलॉजी पे खर्च करता है। शी जिनपिंग का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए रोड और बेल्ट इनिशिएटिव को अग्रेसिवली बढ़ाया गया और 2018 में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाया गया शी जिनपिंग के द्वारा, जिसका मतलब ये था कि प्रेसिडेंट 2 बार से भी ज्यादा बन सकता है, जिसकी वजह से शी जिनपिंग 2 साल टर्म पूरे करने के बाद भी चाइना का प्रेसिडेंट रहता है। लेकिन शी जिनपिंग और चाइनीज सरकार ने चाइना के लिए सिर्फ अच्छे काम ही नहीं किए, उन्होंने बहुत ज्यादा बुरे काम भी किए हैं।
जैसे कि मीडिया और इंटरनेट को पूरी तरह से खरीद लिया गया, पूरी तरह से उसको गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। जैसे कि चाइना में कोई भी बाहर देश में बनाया गया ऐप नहीं चलता। यूट्यूब की जगह वो अलीबाबा चलाते हैं, इंस्टाग्राम की जगह वो कोई और ऐप चलाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐप बैन किए गए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट आएगा। और अगर जानना हो कि खान सर और अंजना कश्यप की कंट्रोवर्सी के बारे में, तो आप यहाँ पे टैप करके भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय।